हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल्स में। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो एसएससी द्वारा रिलीज़ की गए विभिन्न प्रकार के अनाउंसमेंट पर आधारित है। इसके साथ साथ मैं इसमें एसएससी सीजीएल टियर 2 क्रैक करने की स्ट्रेटजी बताऊंगा। उसमें जीएस का क्या इंपॉर्टेंस, किस तरह से इंपॉर्टेंस बढ़ गया है पहले की तुलना में और ज़्यादा, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। प्लस कुछ और भी मैं आपको सीपीओएसआई से संबंधित जो है कंप्यूटर और टाइपिंग से संबंधित जो सीजीएल टियर 2 में होती है, इसके संबंध में भी आपको कुछ टिप्स दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अपने नोटिफिकेशन को देखते हैं एसएससी के द्वारा जो जारी किया गया है। तो ये रहा वो आपका नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। ये जो है इसमें सीजीएल टियर 2 की बात की गई है पहले पॉइंट पर, जो कि आपका 25, 26 और 27 अक्टूबर को कंडक्ट कराया जाएगा। ये डिसाइड हो गया है कि 25, 26 और 27 अक्टूबर को सीजीएल टियर 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद जब आप देखते हैं दूसरे पॉइंट को, तो CHSL जो कि आपका 10+2 लेवल वाला एग्ज़ाम होता है, ये आप इसका टियर 2 जो है आपका 2 नवंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, यानी एक दिन में ही ये एग्ज़ाम हो जाएगा। वहीं जो CGL वाला है ये 3 दिनों तक, 3 डेज़ तक चलेगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो एक JEE वाला भी एग्ज़ाम है जो इसी बीच में लगा हुआ है। और फिर सबसे आखिरी में जो है हमारा एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले CPO-SI, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, और SIJ सब इंस्पेक्टर होता है आपका, CAPF जो आपकी होती है पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसमें विभिन्न प्रकार के पद निकलते हैं। तो ये जो है आपका 22 दिसंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए, ये अनाउंसमेंट के साथ में एक प्रॉब्लम और है कि जो बच्चे CHSL और CGL दोनों की तैयारी करते हैं, तो अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो CHSL भी क्वालिफाई कर लेते हैं, CGL भी क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार का डीमेरिट है जो आपके इन्होंने क्या किया हुआ है, एक साथ निकाल दिया। यदि इनके बीच में एक बड़ा गैप दे देते, करीब करीब 1 महीने या 1.5 महीने का, जैसे ये 2 नवंबर की जगह ये अगर 22 दिसंबर को होता, तो फिर क्या संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि थोड़ा सा इसमें कट ऑफ में भी अंतर देखने को मिल जाता और दूसरे स्टूडेंट्स के पास होने की संभावनाएं बढ़ जाती। लेकिन चूंकि इन्होंने एक साथ ही सारा कार्य कर दिया है, इससे जो है जो बच्चे इन दोनों एग्ज़ामों को देते हैं तो वो जो है आपके कट ऑफ पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं, और दोनों और कट ऑफ के साथ साथ पोस्ट भी आपकी इसमें बर्बाद होती हैं। इसमें जो आपकी पोस्ट होती हैं वो भी आपकी वेस्ट जाती हैं। चलिए, ये तो था आपका अनाउंसमेंट। इसके बाद अब हम लोग चर्चा करते हैं जीएस की, कि CGL जो आपका है, इस CGL में जीएस का क्या इम्पोर्टेंस है, और इसके साथ साथ में इसको तैयार करने के लिए क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। आप देख सकते हैं कि अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, यानी अप्रॉक्स कितना टाइम बचा हुआ है, अप्रॉक्स 65 डेज़, यानी आप राउंड फिगर में यदि माने तो आपको जो लास्ट 60 डेज़ की प्लानिंग करके चलनी है, क्योंकि 1-2 दिन इधर उधर बर्बाद हो ही जाते हैं। तो आप इसमें आप देख सकते हैं कि आप कैसे इसका प्लानिंग बनाई जाए। तो थोड़ा सा इसका रिव्यू देखते हैं। तो पहले जो स्थिति थी उसको देखेंगे और वर्तमान में जो स्थिति है वो देखेंगे। अगर हम पहले स्थिति की बात करते हैं तो आपका टियर 1 होता था जो कि 200 मार्क्स का होता था। इसके बाद जो है टियर 1 के बाद में टियर 2 होता था जो कि आपका 400 मार्क्स होता था। इसमें आपकी इंग्लिश आ जाती थी और मैथ आ जाती थी। फिर आपका टियर 3 होता था जिसमें आपकी एसे राइटिंग वगैरह हो गई, एप्लीकेशन वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें आती थी। यानी ओवरऑल करीब करीब 4 2 6 700 नंबर का ये पेपर बन जाता था, जिसमें मात्र 50 नंबर की आपकी जीएस आती थी। यानी ये करीब कितना बड़ा, 7% के अप्रॉक्स जीएस का वेटेज रहता था पूरी CGL में सिलेक्शन की जर्नी में। यदि हम AAO वाले और JCO वाले ये पदों को हटा दें, अभी के लिए ये पदों को हम थोड़ा स्किप करते हैं, नॉर्मल पदों की बात करते हैं जो कि आपके इंस्पेक्टर से लेकर बाकी सारे पद हो जाते हैं, इनकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। फिर देखिए, अब वर्तमान में स्थिति क्या है। वर्तमान में आपका सेम चीज़ है, टियर 1 होता है सेम 200 मार्क्स का, लेकिन अब ये क्या हो गया है, क्वालिफाइंग हो गया। यानी इसमें यदि आप 180 मार्क्स भी लाते हो तो कोई बेनिफिट नहीं है, कोई मार्क्स जोड़ेगा नहीं, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस चेक हो जाती है। दूसरी स्थिति में यदि हम बात करते हैं तो आपका टियर 2 की यदि हम बात करते हैं, दूसरी स्थिति में यदि हम टियर 2 की बात करते हैं, तो अब जो है आपका 390 मार्क्स का ये होता है। 130 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस कितने हो जाते हैं, 45।
फिर आपके मैथ के क्वेश्चन हो जाते हैं 30, रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 30, और जीएस और जीके जो आपकी है इसके क्वेश्चन हो जाते हैं 25। यानी अब जो इसका मार्क्स यदि 3-3 मार्क्स का ये सब होता है, इन सबको 3 से मल्टीप्लाई आप करा लेंगे तो इतना ही पहुंच जाएगा, यानी ये 75 मार्क्स हो रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसका अब जो वेटेज है वो अप्रॉक्स में देखेंगे तो 19% हो गया। यानी पहले वेटेज था मात्र 7% और अब वेटेज 19% हो गया है। यदि राउंड फिगर में भी 19-20% माना जाए तो ये बहुत बड़ा वेटेज होता है, और यही स्टूडेंट्स इस समय जो है इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। और जीएस चूँकि बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पूछी जाती है, ये स्टूडेंट्स मानते हैं, एक्चुअली में उतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम में नहीं पूछा जाता है। एक इसका स्पेसिफिक टारगेट है, एक तरीका है जिसके आधार पर आप इसमें कम से कम 50+ तो स्कोर कर ही सकते हैं। जबकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा हुआ है, जब मैं इसकी रिजल्ट चेक करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मार्कशीट चेक करता हूँ, तो 8 से 10 क्वेश्चन ही वो अटैम्प्ट सही कर पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो 8 से भी चले जाते हैं, लेकिन हम एक सामान्य स्टूडेंट्स की बात करें जो कि क्वालिफाई भी कर जाता है तो वो 8 से 10 क्वेश्चन जीएस में रह जाता है। इसको अगर आप 18 से 20 क्वेश्चन तक ले जाएं, जैसे कि मैंने भी लास्ट ईयर टीयर 2 दिया था तो मेरे फिर जो है 54 मार्क्स बन रहे थे, तो इस आधार पे आप देख सकते हैं कि आप 18 से 20 क्वेश्चन तक ले जाएं, यानी कितना करीब करीब आप 10 क्वेश्चंस का गैप ला सकते हैं, और 10 क्वेश्चन बराबर होता है 30 मार्क्स का। तो ये 30 मार्क्स जो हैं आपकी जो है सफलता में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है, क्योंकि ये 30 मार्क्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। यदि आपका सिलेक्शन 5-10 नंबर से रुक रहा है, यदि कुछ मार्क्स से आपका सिलेक्शन रुक रहा है तो वो क्लियर हो जाएगा। यदि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो क्या है, आपको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। यानी आप जैसे इंस्पेक्टर वगैरह पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे सोच रहे हैं कि ये मिल जाए, और आप 10-15 नंबर से 20 नंबर से मात खा जाते हैं, तो वहाँ ये आपको बेनिफिट दे सकता है। प्लस होम स्टेट के लिए भी, जैसे किसी स्टूडेंट को मान लीजिए बहुत सिचुएशन ये हो गई कि 300 मार्क्स आए और जो है उसे अच्छा पद मिल गया लेकिन होम स्टेट नहीं मिला। अब यदि आपके इसमें 320 या 330 मार्क्स आ गए होते तो उसी पद को आप होम स्टेट में कन्वर्ट करके अच्छा स्कोर करने की वजह से होम स्टेट भी आपको मिल जाता। तो ये आपका जीएस का महत्व रहता है, जो कि आप अभी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। यानी आप यहाँ पे अगर कुछ रिलेशन देखें तो जीएस का इम्पोर्टेंस कुछ ऐसा बन जाता है सिलेक्शन, यानी जीएस में जितने कम मार्क्स होंगे सिलेक्शन के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि 90 नंबर की तो आपकी मैथ आ रही है, 90 की ही रीजनिंग आ रही है, और वहीं जीएस 75 की आ रही है, यानी लगभग ठीक ठाक वेटेज इसका भी हो गया है। आप लोग मैथ रीजनिंग में बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत फोकस करते हैं, इसके लिए बहुत सारी कोचिंग्स भी हैं जो प्रॉपर तरीके से तैयारी भी करवाती हैं। लेकिन दूसरे इसके हिस्से पे यदि हम चर्चा करते हैं जीएस वाले में, तो कोई भी ऐसी विशेष कोचिंग नहीं है जो स्पेसिफिकली एसएससी के जीएस को टारगेट करके एग्ज़ाम जो है तैयारी करवा रही हो। इसका जो स्टैटिक वाला पोर्शन होता है जीके का, इसको बहुत प्रॉपर तरीके से तैयारी करा रही हो। प्लस इसका जो करंट अफेयर्स है, जैसे कहते हैं कि कुछ भी कहीं से पूछा जा सकता है, उसको भी एक स्पेसिफिक टारगेट के साथ में नहीं तैयारी कराई जाती है। तो आपको जो मेरे चैनल में है, यानी एग्ज़ाम पल्स में, आपको ये सारी समस्याओं से, आपका जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, इससे आपका निवारण होगा। स्पेसिफिक जो है एसएससी के द्वारा जो करंट अफेयर्स पूछी जाती है वो, प्लस इसकी जो स्टैटिक जीके पूछी जाती है वो, और इसके साथ जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी आपके पॉलिटी हो गई, और प्लस ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, इसी प्रकार से साइंस हो गई। ये जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं, इसके साथ साथ में जो आपके ये स्टैटिक जीके है और करंट अफेयर्स की तैयारी भी यहाँ प्रॉपर तरीके से कराई जाएगी। सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में भी आपको मिलेंगे, और सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा यहाँ पर। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लस जो है बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको टाइम से मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल भी हमारा बना हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लें, जिस पे आपको सारे इसके जो पीडीएफ फाइल्स वगैरह हैं, डेटा आपको मिलता रहेगा। अब आती है कुछ और बिंदुओं पर यदि हम चर्चा कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के सेक्शन में।
और कंप्यूटर्स में स्टूडेंट्स को 18 मार्क्स लाने में भी आप समझ लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स 18 मार्क्स भी नहीं ला पाए थे, उसमें भी प्रॉब्लम उनको क्रिएट हुई थी। इसी कंप्यूटर के पेपर में मैंने सिर्फ स्मार्ट स्ट्रेटजी और लॉजिक के साथ में, स्मार्ट स्ट्रेटजी और प्लस लॉजिक के साथ में यदि मैं बात करूं तो मेरे 44.4 मार्क्स के आसपास थे, यानी राउंड फिगर में यदि आप माने तो 45 या 44 मार्क्स भी आप मान लें तो 44 मार्क्स मेरे इसमें मैंने स्कोर किए थे। और कोई मैंने बहुत स्पेसिफिक जैसे कहते हैं कि कंप्यूटर के लिए बेस्ट बुक बताइए या कोई बहुत सारे नोट्स बता दीजिए, कोई स्पेशल नोट्स या बुक नहीं। जो मेरे पास लिमिटेड नोट्स थे जो मैंने तैयार किए थे कई सारे एग्ज़ाम्स के हिसाब से, उसी को मैंने बार बार रिवीज़न किया और जो ट्रिक लगानी थी कि कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है उसके बिहाफ पर जो है मैंने 44 मार्क्स स्कोर कर लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम चर्चा करें, नेक्स्ट बिंदु की जरा हम लोग बात करते हैं तो वो है आपका टाइपिंग, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी। एक तो प्रॉब्लम ये थी कि आप जो है उनकी जो है टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी नहीं आ रही थी जब वो घर में ही प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके बाद जब वो एग्ज़ाम सेंटर में गए तो वहाँ पर दो स्थितियाँ हुई। एक तो उनकी जो हड़बड़ाहट थी वो सामने आ रही थी जिसकी वजह से वो सही परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और दूसरी क्या थी, बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर्स में कीबोर्ड का इशू भी आया था। तो ये तो आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, ऑलरेडी जैसे करीब 27-28 की टाइपिंग की स्पीड मांगी गई है तो आप 35 प्लस के स्पीड की टारगेट या 35 कम से कम लेकर के चलिए। इतनी स्पीड आपकी यहाँ निकलनी चाहिए, तभी जा कर के वहाँ गड़बड़ होने के बावजूद आप 30 के अप्रॉक्स जो है टाइपिंग अपनी निकाल ले जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखें। यदि एक और बिंदु पे हम लोग चर्चा करें इसके साथ में तो वो है आपका CPO-SI जो है, यदि हम CPO-SI की यदि चर्चा करते हैं CPO-SI की, तो इसमें आपका एग्ज़ाम के साथ साथ में एक बहुत बड़ा हर्डल होता है जो कि PET या PST कहते हैं, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जो आपकी एफिशिएंसी टेस्ट होती है या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है, जिसमें आपकी रनिंग होती है 1600 मीटर की प्लस 100 मीटर की आपकी रेस होती है, यानी स्प्रिंट रेस होती है, और आपका हाई जंप होता है इसमें, और जो है लॉन्ग जंप होता है। इसके अलावा एक गोला फेंक वाली भी प्रैक्टिस होती है, एक गोला फेंक का भी होता है। इसमें सबसे बड़ी अगर मैं कहूँ हर्डल होती है हाई जंप और 1600 मीटर। अगर 1600 मीटर कोई निकाल ले जा रहा है तो 100 मीटर भी उसकी निकल जाती है और लॉन्ग जंप भी निकल जाती है, गोला फेंक भी ज़्यादातर लोग कर ही लेते हैं। दो सबसे बड़ी हर्डल्स रहती हैं। मैं आपको अपने आगामी वीडियो में किस प्रकार से ये 1600 मीटर के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाए, कैसे रनिंग की जाए, हाई जंप लॉन्ग जंप वगैरह कैसे की जाए, और जो मैंने खुद इसमें 3 बार एग्ज़ाम दिए थे, 3 बार एग्ज़ाम क्लियर किए थे इसके प्री वाले, और फिर मैंने कहाँ गलती की थी इसके विषय में भी आपसे चर्चा करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है वीडियो आपके लिए इन सभी बिंदुओं पर चर्चा का केंद्र के हिसाब से ये वीडियो का निर्माण किया गया था। जीएस की आप इम्पोर्टेंट समझ ही रहे हैं, तो इस वीडियो को जो है यहीं आज रखते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए। सभी प्रकार की आपकी स्ट्रेटजी एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें, इन सभी बिंदुओं पर इस पर लगातार हमारे यहाँ इस चैनल में चर्चा होती है। उसके साथ साथ में आपको जो एग्ज़ाम से संबंधित जितना भी डेटा है, बेस्ट बुक्स वगैरह हैं, कंटेंट है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।